नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस से आपकी जो टॉपिक है कंप्रिहेंशन ऑफ रेजीम्स, जिसमें हम अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यानी कि अधिनायक तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ें। तो देखिए, सत्तावादी या जिसे हम अधिनायक तंत्र भी बोलते हैं या लोकतंत्र शासन प्रणाली, ये भी सरकार के अपने ही एक रूप होते हैं। ये भी शासन की एक अलग व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था होती है, एकात्मक व्यवस्था होती है, उसी तरीके से जो सत्तावादी शासन प्रणाली होती है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, ये भी शासन और सरकार का एक रूप ही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने का जो हमारा मेन मोटिव वो ये है कि इससे आपको ये पता लगेगा कि सरकार, राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक पद्धतियों ये कैसे होती है। आप इनमें डिफरेंस कर पाएंगे, क्योंकि सरकार, राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक पद्धति ये तीनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस करने के लिए आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धतियों के विकास का वर्णन। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है या लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो कैसे चली, कब चली, कैसे उसका विकास हुआ, इन टॉपिक्स को इन सरकार के वर्गीकरण से ही आप सही तरीके से जान पाएंगे। नेक्स्ट है आधुनिकता। आधुनिक लोकतांत्रिक पद्धति के विकास तथा उसकी रूपों और प्राकृतिक एवं विशेषताओं की हम समीक्षा कर पाएंगे कि किस किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप अवेलेबल है इस समय, किस तरह से लोकतंत्र जो आज है, क्या वो पहले भी ऐसा ही था रूस में, या अलग अलग जगह पे जिस तरह से लोकतंत्र व्यवस्था के एक नए ही रूप आपको देखने को मिलते हैं, क्या वो इस तरीके से पहले थे। हम इस चीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, हम एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अधिनायकवादी पद्धति की विशेषताओं की पहचान कर पाएंगे। हमने अधिनायकवादी है इसके बारे में जस्ट सुना है, ठीक है, लेकिन अब अथॉरिटेरियन के बारे में हम और भी डीप में पढ़ पाएंगे जब हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धोत्तर काल में स्थापित अधिनायकवादी पद्धति की भी समीक्षा कर पाएंगे, क्योंकि आप सब ये लोग जानते हो कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल की तो बेसिकली जरूर थी कि एक सोच की थी, पर कहीं ना कहीं ये अधिनायक तंत्रवाद के ऊपर भी निर्भर थी कि एक बंदा एक सोच को लेकर पूरे राष्ट्र पर, पूरे विश्व पर राज करना चाह रहा था, और अपनी ईगो और अपनी इसी सोच के कारण उसने पूरे राष्ट्र को आग में दहेल दिया। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम इसके थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने पिछली भी बार पढ़ा ही है कि राजनीतिक पद्धतियों का से ही शुरू हो गया था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से इसकी व्यवस्था के बारे में बताया। जैसे कि राजनीतिक पद्धतियों का अगर मैं वर्णन करूं तो उसमें उत्पीड़क तंत्र की भी बात आती है, ठीक है, गुट तंत्र की भी बात आती है, भीड़ तंत्र जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। आधुनिक समय में अनेक लेखक भी राजनीतिक पद्धतियों का वर्णन करते हैं, समय शब्द अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रूसो है, अरिस्टोटल है, इन सब लोगों ने भी अपने टाइम में लोकतंत्र को कुछ अलग अलग तरीकों से बताया था। ठीक है, तो समकालीन जो प्रणाली है मोटे तौर पर लोकतांत्रिक और अधिनायक तंत्र में विभाजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अगर आप विश्व में राष्ट्र देखेंगे तो ज़्यादातर तो या तो वो तो लोकतांत्रिक होंगे, या अगर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जैसे और दूसरे और राष्ट्र है जहाँ पर राजशाही है, वो अधिनायक तंत्र के अधीन हो जाते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि यह वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में विकसित हुए कुछ शासनों के लिए भी किया गया था, जैसे कि सोवियत संघ है, फासीवादी इटली था, स्पेन था और नाजी जर्मनी था। ठीक है, इससे पूर्व भी हम आधुनिक लोकतांत्रिक शासनों एवं अधिनायकवादी व्यवस्थाओं की प्रकृति और उनके विकास के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात आती है सरकार, और फिर हम बात करेंगे राजनीतिक व्यवस्था की, और फिर हम बात करेंगे राजनीतिक पद्धतियों की। देखिए, मैं ऊपर भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि शासन के प्रकार हर एक राष्ट्र, हर एक राज्य के लिए अपने अलग होते हैं। जैसे लोगों का स्वभाव होता है उसी तरीके की वहाँ पर राजनीतिक पद्धति चलती है, उसी तरीके की वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था होती है। हर राष्ट्र में अलग अलग होती है, कहीं अच्छे से काम कर रही है तो कहीं से बुरे काम कर रही है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो आप लोग जानते हो कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली भी है,
संघीय शासन प्रणाली भी है, एकात्मक शासन प्रणाली भी है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी है। तो हमारे पास तो मिक्स प्रशासनिक प्रणाली है। तो ये शासन प्रणाली भारत में देखो कितने अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अगर वहीं हम कहीं दूसरे एरिया में देखें, कहीं दूसरी जगह देखें, तो वहाँ पर वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती। वहाँ सिर्फ कोई एक ही प्रणाली अच्छे से काम कर सकती है, ठीक है। तो आज हम जिन दो प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक सा जानते हैं कि सरकार क्या होती है, ठीक है। देखिए, सरकार, राजनीतिक प्रणाली तथा राजनीतिक पद्धति, तीनों शब्दों का प्रयोग चाहे प्राय रूप से किया जा सकता है, बराबर हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर तो है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार शब्द का प्रयोग प्राय उस संस्थागत प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके अनुसार सामूहिक तथा सामान्यता बाध्य निर्णय लिए तथा लागू किए जाते हैं। सरकार के मूल कार्य है कानून बनाना, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सरकार का मेन काम है कानून बनाना, कानून को लागू करना तथा कानून की व्याख्या करना। ये तीन कार्यक्रम से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करती है, और वही सरकार होती है। मैंने आपको संसदीय शासन प्रणाली में एक चीज पढ़ाई थी कि वहां से कार्यपालिका का जन्म होता है और वहीं से कार्यपालिका खत्म होती है। कोई भी कानून अगर हो तो कानून कहाँ बनेगा? संसद में बनेगा। संसद में कौन बनाती है? जो सरकार होती है, जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट होती है, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, वो सरकार ही बनाती है और सरकार ही कानून बनाती है, ठीक है। और अगर ये कानून गलत हो जाते हैं या सही नहीं होते हैं, या हम कहें कि वे कानून की नज़र में या संविधान की आत्मा के विरुद्ध हो, तो उनके समीक्षा की जा सकती है। और वो समीक्षा कौन करता है? वो न्यायिक समीक्षा होती है, वो जुडिशरी करती है, जिसे हमने संघीय व्यवस्था में अभी पिछली वीडियो में ही पढ़ा था, ठीक है। तो सरकार का मेन काम क्या होता है? कानून बनाना। सरकार कानून बनाती है, कानूनों को लागू करती है तथा वो उनकी पालना भी करवाती है, ठीक है। ये आप भारत के संदर्भ में भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक पद्धति। देखिए, राजनीतिक पद्धति या राजनीतिक प्रणाली अधिक वृहत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वृहत अर्थ इसलिए कि इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं शामिल होती हैं, परंतु उनकी संरचना, मूल प्रक्रिया भी, जिसके द्वारा वे समाज के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं। यह भी कि विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की हुई हैं, और राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण में जिन बातों पर सामान्यतः ध्यान दिया जाता है, जैसे कि है शासन कौन करता है, क्या राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया में केवल अविभाज्य वर्ग होता है अथवा सभी देशवासियों की भागीदारी होती है। देखो, राजनीतिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जा रही है, भागीदारिता की बात की जा रही है कि कौन सी पार्टी डोमिनेंस में रहती है, ठीक है, कौन कौन सी पार्टियां, किस किस तरह की पार्टीज है, इनकी बात की जाती है। जो पहला पॉइंट है, शासन कौन करता है? शासन एक पार्टी कर रही है, शासन दोनों पार्टी मिलकर कर रही है, या शासन तीन पार्टियां मिलकर कर रही है, या शासन कौन कर रहा है? शासन में मेन वर्ग कौन है? क्या लोअर वर्ग को मौका दिया जा रहा है? क्या सिर्फ विशिष्ट वर्ग ही हमेशा आगे रहता है? इस बात की भी बात की जाती है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आज्ञा पालन किस प्रकार का होता है? क्या राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों का पालन बल प्रयोग के द्वारा करवाया जाता है, अथवा यह आम सहमति से, सौदेबाजी से या समझौते से होता है? यहाँ बात आती है पावर के यूज की, कि किस तरीके से पावर का यूज हो रहा है। क्या सरकार मनमाने तरीके से काम करवाती है? क्या सरकार अगर कुछ बोलती है और जनता उसको मानती है, तो क्या इसका मतलब उसका सम्मान कर रही है? तो इस तरह की चीजें इसमें आती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में बेसिकली बात किस चीज की जाती है? सरकार और सरकार के काम की जाती है, कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार में कौन है, क्या एक ही वर्ग सरकार में आता है, क्या सारे वर्ग मिलकर काम कर रहे हैं, क्या कुछ वर्ग को हटा दिया जाता है और कुछ वर्ग ही इसमें काबिज है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो, एक टाइम था जब कांग्रेस पार्टी ही पूरे इंडिया में राज किया करती थी, लेकिन आप फिर जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी आई। पहले जनसंघ आया, फिर जनता दल आया, फिर बीजेपी आ गई। और अब अगर आज आप देखोगे तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी बन चुकी हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज तो अलग है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अलग है। आगे हम बात करते हैं, क्या राजनीतिक पद्धति की शक्ति केंद्रित अथवा खंडित है?
संबंधित पद्धति में शक्ति के पृथक्करण या रुकावट या संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर बात क्या आती है, राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति की। शक्ति का मतलब कि क्या शक्ति केंद्र के पास ज्यादा है, क्या राज्यों में विभाजित की गई है। तो यहाँ पर बात आती है संघीय व्यवस्था की भी और एकात्मक व्यवस्था की भी। क्या शक्तियों का बंटवारा किया गया है, क्या शक्तियों को केंद्रीकृत ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकार की शक्तियां किस प्रकार की जाती है। सरकार शक्तियां किस प्रकार प्राप्त की जाती है और किस प्रकार वह हस्तांतरित करती है। क्या पद्धति खुली एवं प्रतियोगी है या एकाधिकारी पूर्ण है। देखिए इस बात का तो वर्णन हम हर राष्ट्र की उसकी शासन प्रणाली को समझने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि भारत में एक मत सरकार है। कहने का मतलब ये कि एकाधिकार की सरकार है कि जिसके पास सारी पावर्स है, और हम ये भी नहीं कह सकते सारी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम इंडिया में सरकार शासन प्रणाली को बदल देती है। जरूरत पड़ी तो हम संघवादी भी हैं, जरूरत पड़ी तो हम एकात्मकवादी भी हैं, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भी पावरफुल हो जाता है, जरूरत पड़ी तो हम बहुमत की सरकार में भी आ जाते हैं, जरूरत पड़ी तो हम एक मत की सरकार में भी नहीं आते। ठीक है, तो हमें गठजोड़ भी करना पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखते हैं व्यक्ति और राज्य किस प्रकार के संबंध है। यह सरकार और नागरिकों के मध्य अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का वितरण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आ जाती है, क्योंकि जो अधिकार होते हैं, नागरिकों के अधिकार होते हैं, वो ज्यादातर हम लोकतांत्रिक सरकारों में ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्या अधिकार लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्या अधिकारों का प्रयोग अच्छे से लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या उनकी व्यवस्था हो रही है अच्छे से, क्या उनका विकास हो पा रहा है। अगर आपको एजुकेशन का राइट है तो आप एजुकेशन ले रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सिर्फ लिख दिया गया एजुकेशन का राइट आपके पास है, आप एजुकेशन ले रहे हो तभी उस राइट का आप यूज कर पा रहे हो। आपको फ्रीडम का राइट दे रखा है, आप फ्रीडम हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो, स्कूल कोई मर्जी आप चूज कर सकते हो, कॉलेज कोई मर्जी आप चूज कर सकते हो, जहाँ मर्जी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आगे है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे। क्या अर्थव्यवस्था बाजार पर आधारित है अथवा राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित है। देखिए इसका मतलब यहाँ की इकोनॉमिक से लिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए अधिनायक तंत्र की बात करता हूँ तो वहां पर आप देखोगे कि जो उनकी अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल होती है, बल्कि उस पर्सन के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। वो जितना चाहे पैसा सरकार का बाजार में ला सकता है, वो कोई कंपटीशन नहीं करवा सकता, क्योंकि हर एक चीज पर तो उसका खुद का राज होता है। ठीक है, वो जैसा चाहे उस व्यवस्था को उस तरीके से ही तय करता है। अगर आप उत्तर कोरिया की बात करेंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल है। जो उनके किंग है, जो वो सोच रखते हैं उसके हिसाब से ही उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, वो बाजार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं जुड़ते, वो अपनी अर्थव्यवस्था अलग चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये आप पॉइंट्स देख रहे हो इनको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, ये समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें। तो राजनीतिक पद्धतियों का जो मतलब होता है, पहले हमने पढ़ा कि सरकार क्या होती है। ठीक है, सरकार पढ़ने के बाद हमने पढ़ा राजनीतिक पद्धतियां कैसी होती है। राजनीतिक पद्धतियों का बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो बिल्कुल आपके पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ता है, लोगों से जुड़ता है, लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है, लोग राजनीति के प्रति क्या सोच रखते हैं, इन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, एक फुल फ्लैज इमेज वो बनाने की कोशिश की जाती है कि अगर मान लीजिए भारत को आप सोचते हो कि भारत में राजनीतिक पद्धति कैसी है, तो यहाँ पर उनकी हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे, लोगों की पार्टिसिपेशन को देखेंगे कि जब वोट डालने की बात आती है तो किस तरह के लोग वोट डालते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उच्च कैटेगरी के लोग ही ज्यादा वोट डाल के आते हैं, जैसे कि अंबानीज वगैरह सिर्फ वही वोट डालते हैं, क्या जो एक गरीब तबके का लोग है वो भी वोट डालने के लिए जाता है। तो इस तरह की चीजें हम राजनीतिक पद्धतियों में शामिल करते हैं। आगे चलते हैं हम, राजनीतिक पद्धति के वर्गीकरण का क्या उद्देश्य क्या है। तो देखिए कोई भी चीज होती है ना, जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी न किसी कारणवश तो उसको लाया जाता है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम, अगर आप देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, तो हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि विश्व में हम अपने आप को कुछ न कुछ तरीके से स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे इंडिया में भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। अब उस अच्छे एजुकेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी को तो चेंज करना होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है ना। आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो इसका भी तो कोई ऑब्जेक्टिव है कि आपको जॉब करनी है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं। उसी तरीके से जब हम राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण की बात करते हैं ना, तो इसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला है कि राजनीतिक पद्धतियों के वर्गीकरण की प्रक्रिया सरकार और राजनीति को समझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनीतिक पद्धतियां ये हमें बताती है कि किस एरिया में किस तरह की सरकार और किस तरह के लोगों की भागीदारिता है। ठीक है, दूसरी बात है
दूसरा जो पॉइंट है द्वितीय क्या है कि वर्गीकरण की प्रक्रिया में किसी राजनीतिक प्रणाली विशेष के मूल्यांकन में सहायता मिलती है ताकि शासन की कुशलता में वृद्धि हो सके। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम मूल्यांकन करेंगे कि कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है तो भी हम उसको मौका देते हैं ना कि हाँ आप आइए और यहाँ सरकार बनाइए। आप लोग देखते हो ना कि एक टाइम था कि 1980 के अगर करीब की मैं बात करूँ तो उससे पहले पहले तो पूरे इंडिया में कांग्रेस की ही सरकार ज़्यादातर राज्यों में बना करती थी। क्यों बनती थी? क्योंकि लोग मूल्यांकन इसी बात पे करते थे कि ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इसने हमारे भारत को आज़ाद करवाया, हमारे लिए ये लड़ी है, तो लोग इसको तब से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज इसकी कंडीशन थोड़ी अलग हो चुकी है। तो तृतीय बात करते हैं, तीसरा पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि इन सामान्य मुद्दों के अतिरिक्त परिस्थितिक विशेष में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में भी सहायता मिलती है, जैसे कि क्या पूर्व में साम्यवादी देश में जनवादी लोकतांत्रिक प्रणालियों से लोकतंत्र में होने वाली परिवर्तनों का स्वागत किया जाए या नहीं, या फिर क्या विकासशील देशों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की भांति निर्देशित लोकतांत्रिक पद्धतियों को स्वीकार करनी चाहिए अथवा नहीं। ये मतलब बात होती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या नहीं। मान लीजिए एक एरिया में, मान लीजिए अगर पंजाब की बात करते हैं, तो अगर पंजाब में सिर्फ कांग्रेस पार्टी आ रही है तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आ रही है? क्यों अकाली दल क्यों नहीं आ सकते? क्यों बीजेपी क्यों नहीं आ रही? हाँ, एक चीज़ का क्वेश्चन तो मैं यहाँ ज़रूर उठाना चाहूँगा कि अगर आप राजनीतिक पद्धति के वर्गीकरण के उद्देश्य की बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा ये भी बन सकता है कि क्या ऐसा रीज़न है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में आ जाती है लेकिन बीजेपी नहीं आ पाती? बीजेपी अगर आती है तो उससे समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों बीजेपी अपने दम पर यहाँ सरकार नहीं बना सकती? तो ये भी एक उद्देश्य बन सकता है यहाँ पे, अगर आप तीसरे पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं लोकतंत्र प्रणाली का विकास। देखिए, लोकतंत्र प्रणाली का जो विकास है ना, अगर आज की हम बात करते हैं तो विश्व में हर तीसरा जो राज्य है, राष्ट्र है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहता है, क्योंकि लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को उसमें राइट्स मिलते हैं, लोग खुले तौर पर जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। पर जो लोकतंत्र आज का है, भारत में भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, ये भी आप लोग जानते हो, लेकिन भारत में ये लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है और ये ऐसे जैसे एज इट इज चली थी, स्टार्टिंग हुई थी कि वैसे की वैसे हमने इम्प्लीमेंट की है? ऐसा कुछ नहीं है। इसी चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा सा तो इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जो आज का लोकतंत्र है वो जब शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं था। ठीक है, कोई भी जब चीज़ शुरू होती है, अब आप देखो, जब आप छोटे बच्चे थे जिसको हम बोलते 3 से 4 साल के, तो आपको पता था क्या कि हम कभी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में सरकार को पढ़ेंगे? एक जो हमारी एजुकेशन होती है, क्यों हम शुरू से छोटी से बड़ी क्लास की तरफ जाते हैं? इसीलिए कि छोटी छोटी चीज़ें सीख कर ही हम बड़ी लेवल की चीज़ को समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब लोकतंत्र चला ना, तो लोकतंत्र उस टाइम वैसा नहीं था जो आज के टाइम हम लोकतंत्र को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र शब्द जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, तो डेमोक्रेसी जो शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस प्लस क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस प्लस क्रेटिया का मतलब होता है जनता का शासन, जहाँ लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जहाँ लोग जो शासन करते हैं ना, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीस में 5वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। इसका प्रयोग ग्रीस के नगर राज्यों के शासन के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसका प्रयोग उस समय प्राचीन जो प्रचलित होती थी व्यवस्थाएं, जैसे कि राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, ठीक है, लोकतंत्र के लिए किया गया था। लोकतंत्र के समर्थकों में इस विषय पर विवाद चलता रहा है कि डेमोस में किन को शामिल किया जाए। ठीक है, न केवल प्राचीन ग्रीस में बल्कि आधुनिक समय में भी कुछ व्यक्तियों को आवश्यक अयोग्यता घोषित कर जनता में शामिल नहीं किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि लोगों में इस बात का टसल ही चलता रहता था कि हम डेमोस में किसको शामिल करें। मैंने आपको बताया ना कि लोकतंत्र जो आज का है ना, वो पहले जैसा था वो वैसा आज नहीं है, सेम एज इट इज नहीं चल रहा है, इसमें बहुत बदलाव आए हैं। ठीक है, आप भी जब बच्चे थे, देखिए आप बिल्कुल भोले भाले होते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम बटन थोड़े चालाक बन जाते हैं, हमें दुनिया का पता चलता है कि देखो दुनिया ऐसे है, किससे अच्छे से हमें बात करनी चाहिए, किससे कैसे काम निकलवाना है, तो उसे अच्छे से बात करो, स्माइल रखो फेस पे, तो हम कुछ चालाकियाँ सीखते हैं। लेकिन बचपन में तो हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती ना, ये तो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें पता लगता है कि दुनिया में कंपटीशन ही बहुत है। ठीक है, तो हमें और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके हम पूरी मतलब अपने आप को सफल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आगे, तब हम आगे चलते हैं कि जब ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में एथेंस का
जनतंत्र अपनी चरम सीमा पर था, तब उस नगर राज्य में डेमोस में वयस्क जनसंख्या को केवल एक छोटा सा भाग ही सम्मिलित था। राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने वालों की संख्या अत्यंत सीमित थी, और यह तो अब 20वीं शताब्दी में आकर लगभग उन सभी लोगों को मताधिकार दिया गया जो कि किसी देश के स्थायी निवासी होते हैं। देखिए, यहाँ पर बात एथेंस की जा रही है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो एथेंस है यानी कि ग्रीस है, जो ग्रीक एरिया है, वहां से ही डेमोक्रेसी का जन्म होता है। उस समय तो जो लोग होते थे ना, डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मतलब भी नहीं जानते थे। वो ये चाहते थे कि हाँ, एक लोग हैं, लोग मिलकर रह रहे हैं, वो अपनी सरकार खुद बनाएंगे, ठीक है, सोचेंगे कौन उनके लिए अच्छा है, किसको वो आगे लेके जाएंगे, उसको हम चुनेंगे। तो वहाँ से जस्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आगे आगे बढ़ता गया, जैसे कि आप देखते हो कि 1919 में आकर आप देखते हो 28 में ब्रिटेन में, संयुक्त राष्ट्र में 1920 में, और फ्रांस में 1946 में, भारत में 1950 में ये लागू कर दिया गया था। यहाँ बात आ रही है वयस्क मताधिकार की, ठीक है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि जर्मन में वयस्क मताधिकार 1919 में लागू कर दिया गया था। कि देखो, सबसे ज्यादा अगर आप समझते हैं ना कि आप डेमोक्रेसी में, तो सबसे बड़ी बात है आपके पास राइट टू वोट है, आप सरकार चुन सकते हो, आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। तो वयस्क जो आपका मताधिकार है ना, इसका आप जरूर इस्तेमाल करें, सही व्यक्ति को जरूर डालें, ताकि एक सही व्यक्ति देश को चला सके, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो उसमें जो राइट टू वोट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। देखो, जर्मन में हम देखते हैं, जर्मन में सबसे पहले वयस्क मताधिकार मिला, कब मिला? 1919 में। फिर उसके बाद हम जब ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है, जिसने हम पर राज किया, उसे 1928 में वहां पर लोगों को ये राइट दिया कि वोट डाल सकते हो, आप सरकार चुन सकते हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो उसने 1920 में ये दिया था, फ्रांस ने 1946 में, और हमने तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, क्योंकि हमने पहले से ये कंडीशंस देख रखी थी, तो हमने 1950 में इसको लागू कर दिया था, ठीक है। अब जो ये आगे की जो ये चीज़ें हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताया कि कैसे छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। ये नगर राज्य जब आगे विशालकर राष्ट्र बने, तो उनको पता चला कि हमें एक शासन प्रणाली को अपनाना पड़ेगा, और वो शासन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग खुद शासन में हिस्सेदारी करेंगे। क्योंकि मान लीजिए, पहले देखो, पहले क्या होता था कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो उन्होंने सोचा उन्होंने वो किया, जनता से वो बहुत कम मिलते थे। बहुत सारे तो ऐसे भी राजा महाराजा हुए हैं जिनको तो लोग जानते तक नहीं कि हमारे राज्य का ये महाराज है, क्योंकि वो लोग तो राजा तो कभी मिलते नहीं थे। अब राजा की तो टोर होती थी इतनी बड़ी, ठीक है, वो क्यों आम जनता से मिलता है? वो तो जो उसके मंत्री उसे सुन लेता था वो कर देता था, समझे। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था लाने का मतलब ये था कि जो ग्रीस के लोग थे ना, वो पूर्ण रूप से ना तंग आ चुके थे राजतंत्र से और दूसरी व्यवस्थाओं से। तो वो ये चाहते थे कि कुछ नया मिले, और इस नए के चक्कर में उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र को जन्म दे दिया, ठीक है। तो ये जो लोकतंत्र ग्रीस से चलता है, भारत या दूसरे राज्य जो राष्ट्रों में आके अपना एक अलग ही रूप ले लेता है। जैसे हम जानते हैं ना, देखो, अगर आज हम पंजाब में पंजाबी हैं तो हम खाना अपना अलग खाते हैं, वहीं अगर हम नॉर्थ वाली साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर लोग बहुत लाइट भोजन खाते हैं, वो तो बिल्कुल मसाले का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, ये टाइम टू टाइम आपको थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र ने अपना विकास किया है, ठीक। हम आगे चलते हैं। विकसित राज्यों में लोकतंत्र प्रणाली कैसी है? देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि लोकतंत्र प्रणाली कैसी होती है, हमने ये भी पढ़ा कि राजनीतिक पद्धतियां कैसी होती हैं, सरकार कैसी होती है। अब इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एक राष्ट्र बनता है, ठीक है। एक राज्य में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप +1 2 करोगे, फिर BA करोगे, फिर MA करोगे, फिर आपका टेस्ट होगा प्रधानमंत्री का, और फिर आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, ठीक है। इसके लिए तो एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है, इसके लिए हमें इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। देखिए, विकसित राज्यों या लोकतांत्रिक प्रणाली को रॉबर्ट डाहल ने अपनी पुस्तक ओलियार्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन में बहुलतांत्रिक पद्धति का नाम दिया है। उसके पश्चात लेखकों ने बहुलतंत्र शब्द को उदार लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक पसंद किया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके तो दो कारण हैं। पहला कारण क्या है? उदार लोकतंत्र का प्रयोग प्राय एक राजनीतिक आदर्श की अवधारणा के रूप में किया गया है, न कि राजनीतिक प्रणाली के रूप में। ये डेमोक्रेसी को नहीं आदर्शवादी चीज समझते हैं कि
अगर आपको ये बताया जाए कि आप शासन करोगे, आप वोट डालोगे, आपके पास ये है, आपके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप खुश हो जाओ। ठीक है, वही चीज़ लोकतंत्र में होती है कि इसे एक राजनीतिक आदर्श के रूप में माना गया कि लोगों को इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। राजनीतिक प्रणाली कम, ये लोगों का आदर्श ज़्यादा है। ठीक है, अंत में इसमें अधिक व्यापक मान्यताएं निहित होती हैं। बहुत सारी मान्यताएं, जैसे कि आपको राइट टू वोट दे दिया, आपको फ्रीडम का राइट दे दिया, आपको घूमने फिरने का राइट दे दिया, तो बहुत सारे राइट्स थे। दूसरी बात आती है बहुतंत्र का प्रयोग यह मानकर चलता है कि अधिकांश देशों में, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, लोकतंत्र व्यवस्था अनेक प्रकार से उस मापदंड पर खरी नहीं उतरती जिस राजनीतिक सिद्धांतों में विकास किया गया था। ये फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं, हर एक एरिया में डिमांड जिस तरीके की होती है उस तरीके का ही शासन व्यवस्था वहाँ पे चलती है। ठीक है, कुछ लोगों ने बहुतंत्र को पसंद किया है, तो कुछ लोगों ने बहुतंत्र को नहीं समझा। कुछ लोग बोलते हैं कि उदार लोकतंत्र बहुत अच्छा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक भीड़ तंत्र है, लोग घुस घुस के वोट डाल देते हैं, वो ये नहीं देखते कि किसको वोट डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए। ठीक है, वोटों की कालाबाजारी होती है। ठीक है, और एक जो सरकार भी चुनी जाती है वो भी कोई इतनी खास नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र हर जगह सफल नहीं है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी लोकतंत्र उतना सफल नहीं है जितना बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें आदर्शवादी चीज़ों को शामिल करके कही गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास था ना, इन लोकतांत्रिक प्रणालियों में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, राइट टू जो आपका वोट है, निश्चित समय पर समय के लिए चुने गए नागरिकों को सार्वजनिक पदों की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के समान अवसर होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं को जन समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करने की पूर्ण सुविधा होती है। ठीक है, सरकार का निर्माण स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार होते हैं। दलों के साथ तथा दबाव समूह भी प्राय सक्रिय रहते हैं। यह समूह अनेक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र को प्रभावित करने के प्रयत्न करते हैं। देखिए, इस पॉइंट में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक मताधिकार, राइट टू वोट। हम लोकतंत्र प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसमें राइट टू वोट तो मिलेगा। ठीक है, और आप इसका प्रयोग करके क्या करेंगे, एक सरकार का चुनाव करेंगे जो निश्चित समय के लिए चुनी जाएगी। यहाँ आ रहा है निश्चित समय, राइट टू वोट मिल गया हमें, निश्चित समय के लिए हमने एक सरकार को भी चुन लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सार्वजनिक पदों की बात आई है। देखिए, सार्वजनिक पदों का मतलब ये होता है जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर्स हैं, चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक पद है। ठीक है, आगे है समान अवसर। समान अवसर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, कोई और सामने पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ना चाहूँगा, तो मुझे मिलेगा पढ़ाई का। मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे इग्नू के सुनाम कैंपस में एडमिशन मिल जाए तो मिलेगा मुझे। ठीक है, जन समर्थन नेताओं को मिलेगा, राजनीतिक पार्टियां होंगी, सरकार का निर्माण होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, जो कि नहीं होते अक्सर। ठीक है, दलों के साथ दबाव समूह भी होंगे। अब यहाँ पर बात आती है, दबाव समूह और दल लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे आपका राइट टू वोट है, राइट टू वोट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके दल और जो दबाव समूह है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यह समूह अनेक उपायों द्वारा सरकारी तंत्र को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखिए, कोई भी बात होती है लोकतंत्र में, आपको पता है कि आपको बोलने का राइट है। ठीक है, आप बोलेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करेंगे, लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें आप देखिएगा कि समाज में मता विभाज के फलस्वरूप उत्पन्न विविधताओं को लोकतंत्र स्वीकार करते हैं। विभिन्न तरह के समाज होते हैं लोकतंत्र में, कोई एक तरह का समाज तो नहीं पाया जाता, बहुत तरह के समाज होते हैं जो साथ में इकट्ठे मिलजुल के रह रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो जाति धर्म के लोग होते हैं वो लोकतंत्र में मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि सभी को स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इस तरीके की बातें इसमें की गई है। इस पद्धति, अब नेक्स्ट है, इन पद्धति का आधार पाश्चात्य उदार व्यक्तिगत विचारधारा की राजनीतिक परंपरा है। अंत में व्यक्तियों के अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्र प्रतियोगी बाजार व्यवस्था को भी स्वीकार किया गया है। ठीक है,
कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना वो पूरी तरह से फ्री होती है। अगर आप इंडिया में बात करें तो देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे सकते हो, आप जॉब भी ले सकते हो, आप अगर बिजनेस खोलना चाहो बिजनेस भी खोल सकते हो, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब आपके पास सब कुछ होता है। उदार तंत्र कहा गया है लोकतंत्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकसित देशों को की सभी राजनीतिक प्रणालियां एक समान नहीं है। कुछ तो केंद्रीकरण है तथा बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली को स्वीकार करते हैं, तो कुछ बिखराव खंडन या बहुलवाद के पक्ष में है। अंतुलात्मक राजनीति के कुछ विधान जैसे कि लिफार्ट्स हैं, बहुमत आधारित लोकतंत्र पद्धति और बहुलवादी सिद्धांत में स्पष्ट भेद करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है ना, जब वो चली थी और अब वैसी नहीं है। वो स्टार्टिंग में वो बहुत अलग थी और अब वो और अलग है। इसका कारण क्या है कि जब ये देखो कोई भी जब भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो एक बार तो सबको डाउट होता है, 4 जने उसको यूज करेंगे, 5 जने उसको यूज करेंगे, एक के लिए तो अच्छा होगा दूसरे के लिए वो बुरा भी होगा, ठीक है। अगर उसके रिव्यू ज्यादा अच्छे आने लग गए तो वो बढ़ जाएगी उसकी मार्केट में डिमांड, ठीक है, उसके रिजल्ट अच्छे आने लगे। ऐसे ही लोकतंत्र था। जब ये लोकतंत्र का प्रोडक्ट और लॉन्च किया गया ना तो बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, तो कम लोग यूज कर रहे थे, तो कम लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा रही थी। लेकिन जब ये लोग यूज करने लगे, ये बिकने लगा, लोगों को पता लगने लगा यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको तो हमें यूज करना चाहिए, तो उस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो ये एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से तीसरे राष्ट्र चौथे राष्ट्र और इस तरीके से एक्सपैंड होने लगे। तो जो कमियां थी ना वो ऊपर नीचे होने लगी, कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा लगी, कुछ कमियाँ आने लगी, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें चेंजेस कर करके अपने एरिया में इसको लागू किया, ठीक है। वही बात यहाँ बताई गई। तो जो ये पॉइंट्स हैं इनको आप जरा एक बार निगाह जरूर मारिएगा, इनमें बहुत अच्छी चीज़ों का मिश्रण डाला गया है, ठीक है। अब है विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक प्रणाली कैसी है। देखो विकासशील राष्ट्रों की अगर मैं बात करूं तो मैं कहीं और ना जाके भारत की बात करता हूँ। देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली, देखो भारत भी एक विकसित देश है, विकसित नहीं कहूंगा तो मैं विकासशील तो जरूर कहूंगा, ठीक है। विकासशील देश है, वो विकास कर रहा है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए थे। हमने बहुत बड़ा मास एकर देखा था, बहुत बड़ा नुकसान देखा हमने। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अब हमें विकास करना है तो हमें इसके लिए एक ऐसी प्रणाली चाहिए जिसमें लोगों का हमें साथ मिले और हम साथ के साथ विकास करें। तो इसके लिए क्या था, भारत अवश्य ही एक ऐसा देश है जिसने सामान्य लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा है तथा संवैधानिक प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को पालन किया है। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत ही अच्छी प्रणाली के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ और भी सारी व्यवस्थाओं को हमने जोड़ कर रखा हुआ है शासन प्रणाली में, ठीक। तो अगर मैं विकासशील देशों में बात करूं भारत की, तो भारत में अनेक भाषा, कबीले और धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर बहुत सारा विभाजन है जनता का, ठीक है। और हम सभी लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। थोड़े मोटे प्रॉब्लम जरूर आते हैं क्योंकि देखिए इतने सारी विभिन्नताएं हैं तो उनको एक साथ रहने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी भारत सरकार और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने बहुत सारे ऐसे उपाय किए हैं कि जिससे ये लोग आज बड़े मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात चीन और उत्तर कोरिया जैसे जनतावादी लोकतंत्रों को औपचारिक रूप से लोकतंत्र नहीं माना जाता। देखिए यहाँ पर चीन और उत्तर कोरिया की बात हो रही है। हालांकि चीन भी कहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उत्तर कोरिया भी कहता है, पर उनकी नज़र में वो डेमोक्रेसी है, लेकिन जो असल डेमोक्रेसी है ना वो यहाँ पर लागू नहीं होती। क्योंकि आप भी जानते हैं कि उत्तर कोरिया में कितने प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग इंटरनेट का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर फेसबुक नहीं है, वहाँ व्हाट्सएप नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इन सारी चीज़ों से सरकार के खिलाफ जैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप भारत की बात करो तो देखो सरकार के खिलाफ भी कितना जहर उगला जाता है, ठीक है ना। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने ज़्यादा फेसबुक पे ट्वीट्स, फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट किए जाते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। चीन में तो क्या होता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। जो हंटिंगटन है और उनकी पुस्तक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। इसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में भी कुछ बताया है। आगे हम चलते हैं अधिनायकवादी प्रणाली की प्रकृति के बारे में। देखो हमने लोकतंत्र पढ़ लिया, चीख चीख के मैंने लोकतंत्र में कहा है आपको राइट्स मिलेंगे, आप फ्री हो, आप कहीं भी घूमने जा सकते हो,
आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको घूमने का मन है कि आज मैं बठिंडा में जाके आऊँगा, आज मेरा चंडीगढ़ में घूमने का मन है या मेरा चंडीगढ़ में घर लेना चाहता हूँ, तो आप सब कुछ कर सकते हो सिर्फ लोकतंत्र में। ठीक है। जब अधिनायकवाद की बात आती है तो उसका मतलब होता है एक बंदा, अनार्की सिस्टम। समझे? अधिनायकवादी का मतलब होता है एक बंदा जिसके पास सारी पावर, वो नहीं सोचेगा जनता का क्या करना है क्या नहीं करना, उसे जो ठीक लगेगा वो करे। अधिनायकवादी शासन स्वयं यह तय करते हैं कि व्यक्ति के हित में क्या है। अगर मान लीजिए मैं अधिनायकवाद हूँ, मान लीजिए मैं पूरे भारत में अधिनायकवादी व्यवस्था को लागू कर दूं। अधिनायकवाद को आप सीधे तौर पे समझिए राजा, तो राजा ने जो सोचा ठीक है। अब उत्तर कोरिया में क्या है, तानाशाही है ना, तो अधिनायकवाद क्या है, तानाशाही होती है। इसमें क्या होता है, उसका जब जी चाहे वो अपने जनरल्स को तोप के उड़ा देता है। उसका मन किया तो उसने अपने अभी बच्चों को भी उड़ा दिया। उसको डाउट हुआ तो उसने अपने सेना के 100 जवानों को उड़वा दिया। उसने ये तो नहीं सोचा ना ह्यूमन वॉयलेशन हो रहा है, उसने ये तो नहीं सोचा ना कि उसकी फैमिली में कौन कौन होगा, कौन कौन किसको प्रॉब्लम आएगी। लोग जैसे उसको देखते हैं रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे को देख के लोग रोए कि हाँ हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, हमने तुम्हारे लिए अपनी बलिदान दी है। अधिनायकवाद का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जो उसके मन में आएगा वो करेगा, उसका स्वेच्छा से आदर किया जाता है। जब अधिकांश जनता इसे मान्यता देती है तब यह सत्ता वैध और बाध्यकारी हो जाती है। लोग मानते हैं इसलिए तो वो एट्रोसिटी करता है ना वहाँ पे उत्तर कोरिया में। आपने देखा वो चीन में क्या है, चीन में भी तो सब कुछ ऐसा ही है ना। वहाँ आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, वहाँ पे आप सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा अगर काम करते हो तो आपको ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाता है। ठीक है। अगर आप जो दूसरे कंट्री के लोग वहाँ रह रहे हैं या परमानेंट लोग हैं वहाँ पर, आप लोगों ने देखा ही होगा उनके साथ वो लोग क्या करते हैं, उनको बंद करके चाइना का जो धर्म है वो अपनाने की कोशिश करवाते हैं कि आप चाइनीज बनिए, जबरदस्ती करते हैं वो। तो वहां पर क्या है, वहाँ पे अधिनायकवाद ही एक तरह से है। दिखाते तो वो जरूर है लोग ये कि हम यहाँ पर लोकतंत्र को लेकर आए, यहाँ पर राइट्स हैं, यहाँ पर लोग जॉब कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। असलियत वहाँ पे कुछ हो रही है। तो इन चीजों को आप पढ़ेंगे। अधिनायकवाद की जो पद्धति है ना, सर्व अधिकारवादी पद्धति, एक ही व्यवस्था नहीं है। देखिए, एक अथॉरिटेरियन होता है, एक टोटलिटेरियन रिजीम होता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ हद तक ये मिक्सअप होती हैं, लेकिन ज्यादातर तौर पर ये अलग अलग चीजें ही हैं। ठीक है। अब क्या है देखो, सर्वहितकारवादी जो है यानी कि जो टोटलिटेरियन व्यवस्था है में आधुनिक तानाशाही के तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। अब अगर मैं टोटलिटेरियन की बात करूं तो उसमें राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन सभी को सैनिक कमान की भांति एक सूत्र में बांध दिया जाता है। इन अर्थों में यह प्रतीत है कि सभी अतिवादी उत्पीड़न शासन प्रणाली से अधिक कठोर है और यह सर्वाधिकार का जनसाधारण की जो गतिविधियों पर अबाध नियंत्रण होता है। कहने का मतलब ये होता है कि देखो आज के टाइम में अगर मैं आपको भी रिसेंटली की बात करूं तो देखो म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। तो वहां पर क्या है, टोटलिटेरियन रिजीम आ गया था। जो सेना थी उसने अपने हाथ में सारी पावर ले ली। अब जो वो कहे वो करो। अब इसको चाहे आप अथॉरिटेरियन के तौर पर ले लो, चाहे टोटलिटेरियन की बात कर लो। जो अथॉरिटेरियन व्यवस्था थी वो पुराने टाइम की थी, जैसे कि जो राजा महाराजा किया करते थे। तो जो उसका मॉडर्न रूप आज हम देख रहे हैं ना, वो टोटलिटेरियन रिजीम। ठीक है। सारी शक्ति किसके पास है, अब जनता के पास सारी शक्ति आ गई है, जो चाहे वो कर सकती है। सॉरी नोट, जनता के पास नहीं आई, मतलब जो सरकार का एक मुखी हो जाता है, या कोई जैसे अब म्यांमार की बात करो तो वहाँ पे जनरल होते हैं, जो सेना प्रमुख होता है, उसके पास सारी शक्ति आ गई, उसने सेना को लगा दिया, अभी चलो जाओ पूरे म्यांमार पर कंट्रोल कर लो, प्रधानमंत्री को उठा के आप जेल में डाल दो, उसको नजरबंद कर दो। ठीक है। तो ये क्या है, टोटलिटेरियन रिजीम में है। आगे बात करते हैं अधिनायकवादी प्रणाली की क्या विशेषता है। देखो, अधिनायकवादी प्रणाली इतनी शक्ति का प्रयोग आसानी से कर लेती है कि वे संवैधानिक मर्यादाओं की अवहेलना कर सके। वो कुछ भी कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो उसका मन करेगा वो करेगा। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह की अगर मैं बात बताऊं तो उसको ऐसी खबर मिली थी कि उसके 2 जनरल्स हैं, उन्होंने कोई गुप्त सूचनाएं बाहर भेज दी। उसने क्या किया, उन दोनों को तोप के आगे उड़ा दिया। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था में जो लोग सत्तारूढ़ होते हैं वह ये दावा नहीं करते हैं कि उनकी शक्ति के पीछे शासितों की स्वीकृति होती है, परंतु उनकी शक्ति के आधार उनके कोई विशेष गुण होते हैं।
अधिनायकवाद में जनता वोट नहीं देती है। अधिनायकवाद में जनता का कोई हाथ नहीं होता, जनता को कोई राइट नहीं मिलते। जो शासन करते हैं वो ये नहीं कहते कि जनता ने हमें चुन के भेजा तो तुम हमारी बात मान लो। उन्होंने सीधे आदेश देने, काम करो बस, और कुछ नहीं करोगे तो गला काट दो, मार डालो। ठीक है, बल पर आधारित यह प्रणाली है, नागरिकों के विरुद्ध कुछ भी कर सकती है। उनका मन करे तो उठा के सभी को जेल में डाल देगी, उनका मन करे तो अभी सभी को हंसना है तो हंसो, उनका मन करे अगर उनका शासक रो रहा है तो रो। आप अगर कभी कोई चाइनीज मूवी देखेंगे ना, कि चाइना की मूवी देख लो, चाहे कोई इंडिया के राजा महाराजाओं की मूवी देख लो, जब भी राजा ने एंट्री कर देनी थी ना तो सभी की जो गर्दनें होती ना वो झुक जाती थी। ठीक है, बड़े ही सलीके से बात करते थे उनसे। ठीक है, ऐसा डर लगता था कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला हम तो गए। और आप लोगों ने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि राजा की बात हमेशा ऊपर रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो अधिनायकवाद है। अधिनायकवाद का मतलब ही ये होता है कि जो सारी पावर्स होती है ना वो उसके अंदर है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने कहा ना कि देखो तुम्हारी गर्दन को कटवा दिया जाए, कटवा दो, तो ये नहीं कहेगा क्यों कटवाई भाई, ये तो लोकतंत्र हो गया ना जब आपने क्यों पूछ लिया। लेकिन जब आपको आदेश दिया गया और आपने मान लिया तो वो अधिनायकवाद हो गया। ठीक है, अधिनायकवाद देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों में भी बल प्रयोग का सहारा लेता है। मैं अगर आपको यहाँ चीन की बात बताऊं तो वो सही रहेगा। चीन का गलवान घाटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो अधिनायकवाद ही तो है, और क्या है उसका। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इससे अधिनायकवाद की विशेषताओं का पता लगता है। अधिनायकवाद का जो बेसिक मतलब वो यही होता है कि एक ही पर्सन है और वो ही सब कुछ है और वो ही सब कुछ करेगा, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। अगर उसका मन है कि मैं आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध करना हूँ, मान लीजिए अगर भारत की बात करें, अगर भारत अधिनायकवाद की व्यवस्था चलाता है तो अगर उसका मन कर रहा है कि मेरा आज पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का मन है तो वो कर लो, ये अधिनायकवाद होता है। ठीक है, द्वितीय विश्वोत्तर काल में अधिनायकवाद की पद्धतियां, यहाँ पर आप देखिए जो जर्मन के इटली के थे स्टालिन, ठीक है, और जर्मन में जो नाजिस थे, ये सब क्या थे, अधिनायकवाद की एक कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, इन चीज़ों को आप देखिएगा, पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम्स में एग्जाम ओरिएंटेड भी है और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और जो सारांश है वो यही है कि दोनों व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत अच्छी हैं, लेकिन टाइम के हिसाब से व्यवस्थाओं का आज के टाइम में कुछ राष्ट्र अनुसरण करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और होप सो आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो जय हिंद।